इस मामले को समझने की जरूरत है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे why after 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आज ये कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई। इसके लिए ये वीडियो बिल्कुल मजाक थी, ये मैं आपको अभी बताता हूं। उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। इसने उसको मुसलसल मुंह लगाया और ये मरा जा रहा था और ये तड़प रहा था उसको मुंह लगाने के लिए। इसके सबूत भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। और ये जो सारा माफिया है, रजब फैमिली से लेके डकी भाई से लेके शाम अदरीस तक, ये सब के सब क्या करते हैं, वॉच दिस। शुरू हुए उन्होंने पिस्तौल ਕੱਢੀ है, लेकिन एक किडनैपर रजब ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਜਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਐ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮੁਨੀਬ, ਉਹ ਐ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को अब बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। क्या आप इस बात पर यकीन कर लेंगे अवाम में शऊर आ गया है? भाई कैसा शऊर, मैं नहीं मानता। आप अपना यूट्यूब चैनल अभी खोलें और उस पर सर्च करें डकी भाई और शाम अदरीस वीलॉग। अगर आप उनके सब्सक्राइबर हैं तो फिर आपके शऊर पर मेरी माजरत। मैं आज आपको यह साबित करूंगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा कि ये जो इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ये मैच फिक्स है और ये कैसे दोनों आपस में राब्ते में हैं। आपने कभी एक फराडिये को दूसरे फराडिये को बेनकाब और एक्सपोज करते देखा है? नहीं देखा होगा। तो चलें फिर देखते हैं कि ये कैसे होता है। बदकिस्मती से वतने अजीज में एक असूल सर चढ़कर बोल रहा है कि जितना लुच्चा उतना उच्चा, और ये मैं आपको साबित करूंगा। ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं शायद आपकी नस्ल को बर्बाद होने से बचा सकती है। ये आपको और आपकी फैमिली को एक ऐसी दिमक से बचा सकती है जो आपके खानदान को अंदर ही अंदर से चाट रहा है। मैं ये वीडियो अपने कौम के उन समझदार नौजवान नस्ल के लिए बना रहा हूं जो शायद लाइल्मी में होने वाले नुकसान से ना वाकिफ है। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुतारिफ करवाता हूं जिसने व्लॉगिंग की दुनिया में नाम बनाने के लिए हर गलीज हरकत की और गलाजत की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को मिलता है। धमकाना, जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीज़ों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। तूने अगर करना है तो फिर ये तो ना कर, या तो फिर मुझे, मैं भी तो बदमाशी करता हूँ, ठीक है, मैं लेके आता हूँ सबको, ठीक है। आई विल गैंग अप, आई विल ऐड लाइक 6 से 7 यूट्यूबर्स विद इन माई टीम। आप जिसको रोकते रहना, रिप्लाई ये। एक बात याद रखें, जो लोग दूसरों की टांग खींचकर खुद ऊपर आने की कोशिश करते हैं, वक्त घूम के उनके सामने आकर खड़ा हो जाते, मगर इस दफा वो दूसरी साइड पर खड़े होते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन ढक्की भाई और शाम अदरीस की लड़ाई ने इस कौम पर एहसान किया है या ये इस दफा भी आपको कंज्यूम कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको अभी मिलने वाला है। ये बात कि ये कितने गलीज हैं, अगर कोई और बताता तो आपको कभी यकीन ना आता, लेकिन इन दोनों ने ही एक दूसरे को बता दिया कि ये कितने गलीज हैं। शाम अदरीस ने अपनी दूसरी वीडियो में कहा था कि इस इशू पर ये इसकी आखिरी वीडियो है। अब अगर डकी ने इल्जाम लगाया भी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। ये मेरी आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पे। ये एक फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी और इसके बाद डकी कुछ भी बोले या कुछ भी अपलोड करे। लेकिन डकी की वीडियो आते ही 24 घंटे से पहले
اس کی جواب آ چکا ہے۔ डकी ने 2 घंटे की वीडियो अपलोड की जिसमें दोबारा से आपको मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई। یہ لوگ انتہائی سطحی کردار کے مالک ہیں، بلکہ کردار نام کی کوئی چیز شاید ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ 2 ہفتے پہلے شام ادریس نے ڈکی بھائی ایکسپوز ویڈیو کی تو پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ کوئی شام یا شیام ادریس نام کا بندہ ہے۔ اسے اس وقت 1 ملین لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے اور یوٹیوب نے اسے ہر پاکستانی کے سامنے سجیسٹ کیا۔ ایسا لگتا تھا شاید اس ویڈیو میں پانی سے گاڑی چلانے کا فارمولہ ایجاد ہو چکا ہے۔ بہرحال ویڈیو آ گئی، لیکن یہ معاملہ اس وقت میرے نوٹس میں آیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد 6 لاکھ سبسکرائبر ڈکی کے کم ہو چکے ہیں۔ لیکن جب میں نے سوشل بلیڈ پر چیک کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ 3,70,000 سبسکرائبر ابھی بھی کم ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز کی وہ ریکوری کر چکا ہے۔ لیکن شام ادریس کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ شام ادریس نے ان ویڈیو سے جو 2 ہفتوں میں وہ 3 ویڈیوز کر چکا ہے، 80 لاکھ ویوز وہ حاصل کر چکا ہے، جس سے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپیہ اور ساتھ میں 2070 سبسکرائبر آپ کو کنزیوم کر کے بنا چکا ہے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ویلاگ کی مقبولیت ٹک ٹاک کے آنے کے بعد ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں ایک بڑی آڈینس بچوں کے روپ میں مل گئی۔ یہ بچے وہ ہیں جنہیں ان کے پیرنٹس نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنا وقت دینے کی بجائے ان کے ہاتھ میں اپنا فون پکڑا دیا ہے۔ جب یہ ناپختہ ذہن اپنے انفلوئنسرز کے ویلاگ دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شروعات اس طرح ہوتی ہیں۔ شام ادریس جو کہ ایک کینیڈین پاکستانی مشہور فیملی ویلاگر تھا، اس کی ویڈیوز کی ٹرولنگ ایک اور ویلاگر یعنی ڈگی بھائی نے اسے روسٹنگ کے نام پہ کی، جس میں طنز و مزاح کرنے یا اس میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ویڈیو گیمز کی آڑ میں گندی گالیوں اور فحش جملوں کا استعمال کیا گیا۔ اس نے نہ صرف اس کی فیملی کا بلکہ اس لڑکی کی عزت کا بھی جنازہ نکال دیا جو شام ادریس سے منسلک تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کئی دوسرے یوٹیوبرز کو ملا کر یہ سب کچھ کیا۔ ڈکی نے وائرل ہونے کے لیے کہا کہ شام ادریس دال لام الف ہے، اس کا والد ابلیس ہے، وہ اگر اس رات کو نہ پہنتا تو شام ادریس پیدا نہ ہوتا۔ حجاب والی لڑکی جو کہ شام کی اس وقت منگیتر تھی، حجاب کو کرٹیسائز کیا گیا اور اس کی بیوی کو کراچی میں ایک پبلک پلیس پر تھپڑ پڑوایا گیا۔ اس نے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ کب شام تم اپنی سہاگ رات کی ویڈیو اپلوڈ کرو گے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد شام زندگی کی دوڑ میں پیچھے چلا گیا، لیکن وہ پیچھے کسی اور وجہ سے گیا تھا۔ 1 منٹ رکے، یہ شام کی کہانی ہے، یہ میری کہانی ابھی شروع ہونے والی ہے۔ اس نے جو کچھ شام ادریس کو کہا، بعد میں اس نے اپنے سبسکرائبرز بنانے کے لیے اسی چکر میں فیملی ویلاگ میں ان سب چیزوں کو اڈاپٹ کیا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ پاکستان میں ان جیسے لوگ فیملی ویلاگز کرتے ہیں اور ان کو فیملیاں دیکھتی ہیں۔ بعد میں ڈکی بھائی کی غنڈہ گردی بڑھتی چلی گئی۔ اس نے انفلوئنسر بدلہ برادر سے غنڈہ گردی کی، اسے جیل بھجوا دیا، اس کو مارا پیٹا۔ بدلہ برادر کے مطابق وہ مجھے پیٹ رہے تھے، جھوٹی قسمیں کھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اگر مجھے مجبور کیا گیا کہ بعد میں اس کے خلاف ویڈیو نہ بنا سکوں، حتیٰ کہ مجھے ملک چھوڑنے پر بھی مجبور کیا گیا، اور بدلہ برادر کے بقول مجھے دلیل کے ذریعے چپ کرواؤ، دلالوں کے ذریعے نہیں۔ آپ ان کی لینگویج آپ چیک کریں۔ اسی طرح ایک اور ویلاگر طلحہ کو روسٹنگ ویڈیو بنانے پر دھمکیاں دی گئیں اور اس کے آفس میں توڑ پھوڑ کی گئی۔
पुलिस भेजकर इसके वालिद को टॉर्चर किया गया। नदीम नानी वाला इससे इनकार कर रहा है और वो गवाह के तौर पे रजब भट्ट एक और मशहूर यूट्यूबर का नाम ले रहा है। हकीकत ये है कि ये इनका ट्राइका है। इन्होंने आपस में मिलकर पिछले दिनों एक कोर्स भी लॉन्च किया था। रजब की शादी पर ये दोनों साथ गए थे। मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह डकी ने फ्रॉड किया है। इतने पैसे दिखा के एक बारीक सा एनवेलप दिया और ये नानी वाला उसके साथ सीट पे बैठ के उसके साथ गया था। ये ड्रामा प्लान करते हैं आपको कंज्यूम करने के लिए, जिस पर तला ने रोस्टिंग की थी। अब तला के वीलॉग में डकी भाई अपनी सफाइयां पेश कर रहा है, जबकि बदला ब्रदर्स शाम के व्लॉग में डकी भाई पर इल्जामात लगाकर कहता है कि वो अपना मतलब निकालने के चक्कर में अपना थूका भी चाट सकता है। मैं इसकी बात से एग्री हूं। वो अपनी ईगो बचाने के लिए कैमरे के सामने आने की बजाय अपने मुखालिफ के पांव भी पड़ सकता है, लेकिन फिर पलटकर इस पर वार भी कर देता है। और यह खासियत जो डकी में है वो शाम अदरीस में भी है, जो आपको इसी वीडियो में पता चलने वाली है बिल्कुल प्रूफ के साथ। अदला या बदला मजीद कहता है कि अगर वो इतना पारसा होता तो वो एफआईआर के खिलाफ कट गई होती और इसमें वो पेश होता, ना कि गुंडागर्दी करता। जहां तक नदीम नानी वाला की बात है तो उसका रजब भट्ट से भी ताल्लुक है, इससे भी ताल्लुक है और इस डर्टी गेम की वो भी एक प्रोडक्ट है। शाम अदरीस का दावा है कि अगर डकी भाई अपनी गलतियों का एतराफ करना ही चाहता था और इस पर रोस्टिंग पर वो कह रहा था कि वो इस वक्त 19 साल का था और इसे दुनिया की इतनी हौनो नहीं थी, तो पिछले साल तो वो 25 साल का था, तो इसने बदला ब्रादर को क्यों इंतकाम का निशाना बनाया? इसने शाहमीर बदला ब्रादर या मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? जबकि ये सारी की सारी जो बकवास है ये चलती जाएगी। और आपको मैं एक बात बताऊं, असल चीज मैं आपको बता देता हूं कि शाम अदरीस ने 2 साल पहले एक वीडियो की YouTube controls my life. All my friends to give me dares so they can control my life for a day. So yes, I did ask them. They've sent me voice notes. और इसमें उसने 6 से 8 व्लॉगर्स के साथ फोन पे राब्ता किया, साथ उसने एक स्टेपनी खड़ी की हुई थी और वो बारी बारी उनसे फोन कर रहा था या उनसे वॉइस चैटिंग के जरिए पूछ रहा था कि बताएं मुझे आज क्या करना चाहिए। बेसिकली वो वीडियो बना रहा था और उसमें डकी का भी वॉइस मैसेज आता है कि किसी फैंसी रेस्टोरेंट पे जाओ, नॉट लाइक अ फैंसी रेस्टोरेंट, कोई भी खाने पीने की जगह, कोई जूस बार हो सकता है लेकिन इंडोर हो, यानी कोई ड्राइव थ्रू ना हो, ठीक है। लाइक आपको मेक श्योर की गाड़ी से उतरना पड़े। आपने पहना ये होगा शॉर्ट्स, ठीक है, विद शलवार कमीज की जो कमीज होती है, शॉर्ट्स के साथ जॉगर्स, स्टूपिड लगने के लिए ग्लासेस पहने। इसका मतलब ये है कि डकी के साथ ये राब्ते में था और फिर उस मैसेज पर ये डकी ने जो कुछ भी इसको कहा था कि कच्छा पहनो, ऐनक लगाओ, फला करो, ढिमका करो, वो सारी की सारी एक्टिंग इसने उस व्लॉग में करके दिखाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बंदे को तुम मुंह नहीं लगाना चाहते थे, ने मुझे ईमेल भी की होगी लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। और आज तुम विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको यह बता दूं कि मुझे बहुत अफसोस होता है। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो करनी थी तो मैं वो वीडियो देख बैठा डकी की और रजब की, उसके बाद मुझे मेरी इन्होंने जान नहीं छोड़ी यूट्यूब ने, क्योंकि जब आप किसी भी वीडियो को एक दफा देख लेते हैं तो यूट्यूब उससे मिलती जुलती इतनी वीडियोस आपकी टाइमलाइन पे डाल देता है कि वो आपका टेस्ट और मजाज बिल्कुल बदल के रख देता है। इसलिए मैं जब भी कभी सोशल मीडिया या यूट्यूब पे जाता हूं तो मैं अपने जहन में एक सवाल लेके जाता हूं कि मुझे वहां से क्या सीखना है और मुझे वहां से क्या देखना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इन जैसे फराडिये आपको ऐसे ही कंज्यूम करते रहेंगे और इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है, आपके कीमती टाइम का कोई मकसद नहीं है। आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक आटे की बोरी बन के जिंदगी गुजारने आए हैं।
सोचने की बात है, लेकिन आप तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अपनी बच्चों को और अपनी नस्ल को इस बीमारी से बचाएं। और अब ये जो कार्टेल है इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अब ये बात समझ आ गई है कि ये गैंग ऑफ वासेपुर है और ये सब मिल के फ्रॉड कर रहे हैं और आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई एक भी चीज़ पिछले कई सालों में मुझे बता दें जो आपने इनसे सीखी हो, बल्कि इन्होंने आपका करैक्टर मज़ीद बर्बाद किया होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।